नमस्कार। आप देख रहे हैं सस्यामला न्यूज और मेरे साथ हैं गरीबों, मजदूरों, किसानों के समस्याओं के बातों पर चर्चा करने के लिए सिट्टू के प्रदेश उपाध्यक्ष अरुण मिश्रा सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम दर्शकों का और आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। इसके लिए आपको धन्यवाद। सर, पिछले 20 वर्षों से नहीं, 35 वर्षों से भी कह सकते हैं, ये जो लंबा अंतराल से सर बिहार से बेरोजगारी पलायन का जो दर है वो काफी बढ़ा है। इस पर सिट्टू का और आपका क्या विचार है? देखिए, बिहार के विकास में जो सबसे बड़ी कमजोरी रही है वो है यहाँ पर भूमि सुधार का नहीं होना। भूमि सुधार की प्रक्रिया बाधित हुई। हालांकि बिहार ही पहला राज्य था जहां 1950 में भूमि सुधार का कानून पास हुआ, लेकिन चूंकि यहाँ के सत्ता समीकरण में जमींदारों का बहुत बड़ा कब्जा रहा है, इसीलिए उन्होंने उस कानून को कभी लागू नहीं होने दिया। और जो लड़ाइयाँ हुई किसानों की अलग अलग, खास करके कम्युनिस्ट पार्टियों के नेतृत्व में, तो उसके चलते और भी बहुत सारे कानून बने बीच में और उसका कुछ कुछ लाभ किसानों को मिला। लेकिन ये प्रमुख कारण है बिहार में कृषि संकट, इसका प्रमुख कारण है जो इतना बड़ा पलायन है। क्योंकि खेती जो आज है बिहार की, उसमें छोटे किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है और किसानों का जो मजदूर बनने की प्रक्रिया है वो भी बढ़ती जा रही है। अभी जो स्टैटिस्टिक्स आया है तो बिहार के बारे में वो खास तौर पर है कि यहाँ पर मजदूरों की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हुई है, खास करके खेतिहर मजदूरों की संख्या। तो जाहिर है कि कृषि में उनका समावेश नहीं हो सकता है और बिहार का औद्योगिकरण नहीं हुआ है। जो उद्योग होना चाहिए औद्योगिकरण वो नहीं हुआ, तो उसके चलते उनको बाहर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और पूरे बिहार के मजदूर आज देश के हर कोने में वो काम करने के लिए जाते हैं और बहुत बुरी अवस्था में रहते हैं। आज तक सरकार ने अभी तक ये नहीं किया है कि इतने बड़े पैमाने पर जो हमारे यहाँ से पलायन हो रहा है उसके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा और उसके लिए जो कानून होना चाहिए वो सब कुछ नहीं किया है। हाल के दिनों में कुछ बातें हो रही हैं, लेकिन अभी उसका इम्प्लीमेंटेशन वगैरह होना बाकी है। तो हम समझते हैं कि ये बिहार एक चीप लेबर का, एक तरह से कहिए कि वो पूरे देश के लिए सस्ता मजदूर वो मुहैया करता है और वो मजदूर बाहर बहुत बुरी अवस्था में रहते हैं। बीच बीच में आप खबर सुनते होंगे कि कहीं आग लग गई तो उसमें लोग मर गए। और जो काम करने का ये है, वो जहाँ पर काम करते हैं वो 12 घंटे 14 घंटे काम करते हैं, रहने की जगह उनके पास नहीं होती है, बहुत बुरी अवस्था में रहते हैं। और उस अवस्था में रह के वो रेमिटेंस भेजते हैं। वर्चुअली बिहार की जो इकोनॉमी है वो उनके रेमिटेंस पर ही है। करीब करीब 1000 करोड़ रुपया रेमिटेंसेस से आते हैं और उसमें बाहर का भी रेमिटेंसेस है, जैसे लोग सऊदी में गए हैं या और दूसरी जगह गए हैं तो वो है। लेकिन अंदर का जो रेमिटेंस है जो भारत के बीच, वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा बिहार आता है और वही जो है इसके इकोनॉमी को फ्यूएल करता है, वो बढ़ाता है। और जो कुछ भी हम परिवर्तन देख रहे हैं ग्रामीण इलाकों में, आज अगर जो ग्रामीण मजदूर हैं उनके हाथ में अगर मोबाइल है, अगर वो कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल भी खरीद लिया है, तो उसके पीछे वही है, वो बाहर गए हैं। और इसका एक अच्छा पहलू ये है कि बिहार के संदर्भ में जो ग्रामीण अंचल में जो जमींदारों का और इस तरह का जो प्रभाव था, उस प्रभाव में कमी आई है। आज वो मजदूर उस तरह से उनको आप अपने साथ नहीं जोड़ सकते हैं। तो ये एक इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। लेकिन दूसरी तमाम बातें जो है, जहाँ तक बिहार सरकार का सवाल है, तो वो पूरी तरह से इस मामले में इसको रोकने में, पलायन रोकने में, यहाँ पर रोजगार मुहैया कराने में पूरी तरह से विफल रही है। और इसका सबसे क्रूर चेहरा देखने को मिला था जबकि पूरा देश में पेंडेमिक था और उसमें
बाहर से हजार हजार किलोमीटर चल करके लोग आए। बहुत पीठ ठोका गया कि एक लड़की जो है साइकिल पर अपने बाप को बिठा करके आई, तो उसकी वाहवाही तो हुई, लेकिन वो कितना एक कितनी ट्रेजिक घटना थी कि लोगों के पास परिवहन की सुविधा नहीं थी। बहुत हंगामा के बाद ट्रेन वगैरह चलाई गई और बहुत बुरी अवस्था में वो जब यहाँ आए तो उनको लोगों ने गांव नहीं घुसने दिया। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना एक क्रूर चेहरा सामने आया, और बिहार सरकार ने उसके लिए जो इंतजाम करना चाहिए वो भी करने में बुरी तरह से असफल रहे। उस दौर में भी हम लोगों के तरफ से दरभंगा में और दूसरे जगहों में आंदोलन करना पड़ा कि भाई इनको रहने के खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये है पूरी तरह से सरकार का फेल्योर। और जहाँ तक सवाल है कि आज गांव से एक तो बाहर जा रहे हैं लोग, शहरों में जा रहे हैं। आज आप देखिएगा कि जो खेती में मजदूर हैं काम करने वाले, वो बहुत तरह का काम करते हैं। वो भट्टा मजदूर भी हैं, वो रिक्शा भी चलाते हैं, मोटिया मजदूरी भी करते हैं, और उनके लिए कुछ भी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। सामाजिक सुरक्षा से वो बाहर है। तो ये जो है बहुत ही क्रूर चेहरा है बिहार सरकार का। और जिस विकास की बात की जाती है, खास करके मध्य वर्ग को लगता है कि हमारा पटना जो है वो विकसित हो गया, उसमें इतने फ्लाईओवर्स हो गए, ये सब हो गया, और फिर रोड बन गए। हमारा यहाँ 8 लेन रोड भी बन रहा है, और अभी बड़े पैमाने पर किसानों की जमीन ली जा रही है। ये भी एक त्रासदी है कि बिहार में वरना जो फर्टाइल लैंड है उसको आज औने पौने कीमत पर लोगों को बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसके खिलाफ लड़ाई भी हो रही हैं। अभी आप देखिए कि ये फतुहा के पास किसान बैठे हुए थे धरना पर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, तो फिर बाद में आंदोलन होने के बाद उनको छोड़ा गया है। लेकिन ये जो है आज बड़े पैमाने पर लैंड एक्विजिशन हो रहा है, और सरकार की जो घोषित नीति है कि किसानों से जो जमीन ली जाएगी वो एक तो जो बाजार की कीमत है उसके आधार पर, और फिर बाजार की कीमत से 4 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाए। लेकिन ये होता नहीं, इसका पूरा उल्लंघन होता है, और वो औने पौने कीमत में। तो फिर वैसे किसान जिनके लिए वही आधार है वो आखिर कहाँ जाएंगे? जो पैसे आएंगे, जाहिर है वो पैसा हाथ में रहता नहीं है, खर्च हो जाता है। और भी तो हम समझते हैं कि ये एक और भी त्रासदी बिहार के साथ जुड़ गई है। तो और फिर यहाँ के जो परंपरागत इंडस्ट्रीज हैं, जैसे आप अगर भागलपुर को लीजिए, मधुबनी को लीजिए, यहाँ कपड़े का उत्पादन होता है, वो पूरा का पूरा क्षेत्र जो है उपेक्षित है। पहले भागलपुर से कहते हैं लोग कि वहाँ का जो रेशमी ये होता था वो व्हाइट हाउस में पर्दा जो होता था उसमें जाता था, अमेरिका जाता था, और वो जो है बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है वो एक्सपोर्ट होता था। उन दिनों उनको काम मिलता था। आज वो सब बंद है, और जो वहाँ पर सूत उत्पादन केंद्र था वो भी बंद हो गया। 2 सूत उत्पादन केंद्र था जिससे कम कीमत पर सूत मुहैया किया जाता था। फिर जो आपको स्थानीय स्तर पर जो उनका सबसे है रेशम का जो उत्पादन होता था वो भी बंद हो गया। अब रेशम के नाम पर बाहर से जो आ रहा है उसमें कोरिया सूत, चाइनीज सिल्क, ये सब उसमें कितना मिलावट है, क्या है, ये सब तो अलग बात, लेकिन वो आ रहा है। और उसके चलते जो है जो उसकी क्वालिटी हुआ करती थी वो क्वालिटी अब है नहीं। तो इसके चलते उसको जो है, और वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग काम पर हैं, वहाँ बहुत अच्छे कारीगर हैं, लेकिन अब वो कारीगर बाहर जा रहे हैं, उनको वहाँ काम नहीं मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों पर भी जो ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आप बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगा, लेकिन जो इंडस्ट्री आपके पास है उसको बैंक का लोन मिलना चाहिए, उसको बिजली में सुविधा मिलनी चाहिए, बाजार मिलना चाहिए। तो ये सब करने में भी ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है। दूसरा है कि यहाँ के जो आम मजदूर हैं, आज आम मजदूर जो आप देखते हैं सड़कों पर काम करते हुए, या फिर जो है वो जो ठेका मजदूर हैं, या फिर आउटसोर्सिंग, तो उसमें आप देखिएगा कि पढ़े लिखे नौजवान जो है वो 7,000-8,000 रुपये पर काम करने के लिए मजबूर हैं। वो स्किल्ड हैं, उनके पास कंप्यूटर की जानकारी है, वो सब है, और आज जो है उनको बहुत कम पैसे में उनका बड़ा शोषण हो रहा है। उनके पास ऑप्शन नहीं है।
बिहार में करीब 2.5 लाख पोस्ट खाली है सरकार के यहाँ, जो सरकारी संस्थाएं हैं वहां पर रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। आज जो लोग रिटायर कर रहे हैं उनको काम पर रखा जा रहा है, कम पैसा में 25,000 दे दिया, भाई अब आप काम कीजिए। तो ये जो है, जो नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए था, पढ़े लिखे नौजवान, वो नहीं मिल रहा है। कुछ छोड़ दीजिए तो शिक्षकों को हाल के दिनों में कुछ नौकरियां, या फिर पुलिस में कुछ रिक्रूटमेंट हुआ है, लेकिन जो जनरल रिक्रूटमेंट है वो बंद है। बैंक ने, LIC ने भी रिक्रूटमेंट बंद कर दिया है। तो इसीलिए जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके सामने भी कोई नौकरी नहीं है, अस्थाई नौकरी नहीं है, और वो भी एक बड़ा संकट बिहार में है। तो अगर ये देखिए, और फिर जो इनका दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य का। शिक्षा और स्वास्थ्य में भी अब बिहार जैसे राज्य में इसका पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। आज जिसके पास भी थोड़ा पैसा है वो अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में भेज रहा है, सरकारी स्कूल में नहीं भेज रहा है। तो ये जो सरकारी स्कूल के जरिए जो पढ़ाई होती थी, और उसमें बहुत कम पैसा लगता था, मामूली पैसा लगता था। हम लोग तो खैर जिस जमाने में पढ़ते थे उस समय तो 8 आना 4 आना का मामला था, कुछ पैसा लगता नहीं था। आज जो है, आज हजारों हजार रुपया खर्च करके लोग बच्चे को पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद ट्यूशन दे रहे हैं। इतना टीचिंग शॉप्स खुल गया है पूरे पटना में। देखिए अब उसमें बड़ा बड़ा पोस्टर रहता है कि अब कोटा क्यों जा रहे हैं, पटना ही कोटा हो रहा है। तो मतलब क्या है, तो उसको जो है, जिस तरह से आज इस तरह के इंस्टीट्यूशंस वगैरह काम कर रहे हैं जिसमें बहुत पैसा लिया जाता है, और यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो बहुत ही बुरी अवस्था में रहते हैं। उनको जाके देखिए, ये जो पटना में रहने वाले लड़के हैं, कैसे उनको खाना खाने में कितनी दिक्कत है, रहने में कितनी दिक्कत है। एक छोटे से रूम में 2-3 लड़के साथ में रहते हैं और बहुत बुरी अवस्था में रहते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो बिहार सरकार को शिक्षा को, जो मैंने आपको कहिए कि जो प्राथमिक शिक्षा से लेके हायर एजुकेशन तक, हायर एजुकेशन की हालत तो और भी खराब है। पटना यूनिवर्सिटी चले जाइए, पटना यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, या जो भी, उसमें टीचर्स नहीं है, साइंस के टीचर्स नहीं है। तो फिर क्या पढ़ाई होगी, और पढ़ाई होती नहीं है वहाँ पर। आज कैंपस चले जाइए, वहाँ लड़के लड़कियां आपको मिलेंगे नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि क्लासेस नहीं होते हैं। और इसके लिए दुर्भाग्यवश इसके लिए कोई लड़ाई नहीं हो रही। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये हमारा अधिकार है जो हमको मिलना चाहिए। इस पर जो एक जन आंदोलन विकसित होना चाहिए, कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक वो उस रूप में नहीं हुआ है। तो हम समझते हैं कि ये सारे मामले हैं जिसने बिहार को एकदम पिछड़ा बना के रखा है, और बिहार एक सस्ता मजदूर, और यहाँ पर अभी सरकार कहती है न्यूनतम मजदूरी हम घोषित भी करते हैं, लेकिन लागू कितना होता है, कितने लोगों को न्यूनतम मजदूरी मिलती है। भारत सरकार ने जब इसका आज से 2015 में बैठक हुई थी, उस समय असेसमेंट हुआ था कि आज की परिस्थिति में न्यूनतम मजदूरी कितनी होनी चाहिए। तो सरकार का आकलन था कि 26,000 होना चाहिए मिनिमम 5 परिवार के लिए। बाद में वो जो मालिकों के प्रतिनिधि थे वो तो कहे कि नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है, इससे तो हमारा व्यापार चौपट हो जाएगा। तो फिर 18,000 पर बात, 18,000 हो गया। कितने लोगों को 18,000 मिलता है? सर एक तो सवाल है कि बिहार सरकार तथा कथित जो सुशासन की सरकार है, उस सरकार में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए और उसके परिणामों में धांधली की बात आती रही है। बच्चे उससे में जो भुक्तभोगी होते हैं वो सड़कों पर आंदोलन करने को विवश होते हैं। अभी हाल में बीपीएससी TR3 शिक्षक का जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट में धांधली के बाद बच्चे लोग गए थे नीतीश कुमार के आवास की तरफ बढ़े थे मिलने को, लेकिन पुलिस लाठी चार्ज करके वहां से भगा दी। अब स्थिति ये है कि उन्हें गिरदनी बाग में भी बैठने नहीं दिया जा रहा। उसी तरह से बेल्ट्रॉन में भी एग्जाम हुए और उसके भी लोग धांधली के शिकार हो गए। सर ऐसा क्यों? और अभी शिक्षा विभाग में बहुत सारे शिक्षक मर गए, लेकिन अनुकंपा पर नौकरी नहीं मिल रहे हैं जो अनुकंपा लायक थे। और वो अभी परसों जो है गांधी मैदान में ये लोग भी धरना प्रदर्शन किए हैं। तो सर ये युवाओं के साथ बिहार में ऐसा खिलवाड़ क्यों?
मतलब पूरा जो देखिए इनका जो पूरा जो विकास की जो जिसको हम कहते हैं अवधारणा है, वो अवधारणा है जो बड़े पूंजीपति हैं इस देश के, उसको ध्यान में रख करके। इसीलिए आप जो देखते हैं कि ये जो हम रोड्स बन रहे हैं और ये सब, ये है कि अदानी अंबानी जो माल तैयार करता है वो बेरोक टोक एक बाजार से दूसरे बाजार में जा सके, वो जो है जो दूसरे जगह से जो कच्चा माल है वो लेकर के वहां तक पहुंच सके, इसके लिए वो हो रहा है। लेकिन बिहार के लोगों का विकास कैसे हो, उनकी आर्थिक सामाजिक परिस्थिति में कैसे बदलाव आए, इसके लिए जो नीतियां तय करनी है वो नीतियां नहीं हैं। ये कहते हैं कि हमारा तो बहुत बड़ा आकार हो गया, हमारा बजट बहुत इतना बढ़ गया, लेकिन वो पैसे खर्च कहाँ हो रहा है, किसके लिए आप खर्च कर रहे हैं? क्या आपने शिक्षा व्यवस्था को ठीक किया? क्या आपने, और आप जितनी बात कर रहे हैं उसमें परीक्षा में माफियाओं के हाथ में ये सब चला गया है और बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। इम्पर्सोनेशन होता है, किसी के बदले दूसरे को बैठा दिया उससे परीक्षा, और फिर ये परीक्षा का समय आया तो पता लगा कि भाई परीक्षा हो रही है और उसी में हो गया कि भाई ये तो पहले से ही क्वेश्चन आउट है। और ये जब बताया जाता है तो उसको भी सरकार इनकार करती है, जबकि प्रूफ है। उस बार जो परीक्षा हो रही थी, जो लोग धरना पर बैठे, तो वहां पर तो उन्होंने साफ साफ बताया कि किस तरह से बैठने के पहले ही वो सारी बातें आ गई। तो इस सब बातों को ये मानने के लिए तैयार नहीं है और एक तरह से पूरे जो लोगों के जनतांत्रिक अधिकार हैं उसका भी दमन हो रहा है। जाहिर है कि लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है और वो अलग अलग तरह से फूट रहा है। जरूरत है कि इस सरकार को, जो अब पिछले 20-22 सालों से ये हैं यहाँ पर, इनको बदला जाए, इनको हटाया जाए। इसके लिए लोगों में एक तरह से एक गुस्सा तो है, अब वो कैसे आने वाले चुनाव में रिफ्लेक्ट करेगा ये तो देखने की बात, लेकिन गुस्सा बहुत है लोगों में और वो सड़कों पर भी आ रहे हैं। हम लोग चाहेंगे कि ये आंदोलन का रूप ले और हम लोग उस आंदोलन में बराबर साथ रहते हैं, करीब रहते हैं। तो यही है अभी। और एक और बात हम कह के अपनी बात खत्म करेंगे कि जो पूरा लेबर ऑफिस है, अब वो लेबर के हित में काम नहीं करता है, अब वो मालिक के हित में काम करता है। और जो ये कानून आ गया है, ये जो श्रम कोड है, जिसके लिए कि 20 मई को हड़ताल होने वाला था, जो अब बढ़ के 9 जुलाई हो गया है, वो कानून ऐसा है कि मजदूरों को गुलाम बनाने की बात। तो पूरे देश के मजदूर एक तरह से गुलाम हो जाएंगे और 12 घंटा का काम अब स्टैट्यूटरी हो जाएगा, कानूनी हो जाएगा। 8 घंटा की लड़ाई 1886 में हुई अमेरिका में, और पूरे देश में, पूरी दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशनली ये हो गया कि भाई 8 घंटा से ज़्यादा कोई नहीं काम करेगा। 8 घंटा से अगर 9 घंटा काम करता है तो 9 घंटा के लिए उसको ओवर टाइम मिलेगा। अब वो सब खत्म हो रहा है और मालिक को किसी को भी रखना और बाहर करना ये मालिक के मन पर होगा, हायर एंड फायर वाली पॉलिसी होगी। फिर जो है करीब 85% जो यहाँ पर इंडस्ट्री हैं उसमें कोई ट्रेड यूनियन मूवमेंट नहीं होगा, कोई संगठन नहीं बन सकता है। ये सब सारी 50 मजदूर जहाँ काम करते हैं वहाँ पर उनको जो मजदूरों को सुविधा मिलती है वो भी नहीं मिलेगी। तो ये एक बड़ा ही एक जो कहते हैं कि जो आज सरकारें हैं केंद्र की और राज्य की, वो सीधे सीधे पूंजीपतियों के हित में खड़ी हैं और उनको कैसे लाभ पहुंचे, और ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में भी दिखाई पड़ रहा है। आज वायरल है एक ये कि किस तरह से अदानी जो है ट्रंप से हाथ मिला रहे हैं। वो अभी कतर आए थे तो कतर में वहाँ हाथ मिला रहे हैं, माने उनका इंटरेस्ट जो है उसको सर्व करने के लिए सारी बातें हो रही हैं। तो ये जो स्थिति है इसमें मजदूरों के सामने संघर्ष करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं। 9 जुलाई को ऑल इंडिया स्ट्राइक है, हम लोग उस स्ट्राइक में जाएंगे। पहले तो 20 मई को ही था, लेकिन अभी जो परिस्थिति देश में है उसको देखते हुए कल ये फैसला हुआ कि इसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए, तो हम लोग उसकी तैयारी में हैं और उसमें किसान भी जुड़ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि किसानों का जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में जिस तरह से सरकार को पीछे हटना पड़ा, तो उससे एक बड़ी ताकत मिली है और किसान मजदूर एक साथ जुड़ रहे हैं। तो आने वाले समय में बिहार एक बड़ा एक आंदोलन का जगह होगा, जैसा कि इमरजेंसी के दौरान हुआ था। उसी तरह से बिहार में जिस तरह से गुस्सा लोगों में बढ़ रहा है, वो आने वाले समय में ये केंद्र बनेगा। धन्यवाद। अभी आप
मिश्रा जी को सुना कि किस तरह से बिहार में मजदूरों के साथ, किसानों के साथ सरकार जो है सौतेलापन व्यवहार कर रही है। सरकार केवल पूंजीपतियों को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा न किसान से मतलब है, न मजदूर से मतलब है। सड़क और पुल बना लेना विकास का कोई पैमाना नहीं है। सर, आपने जो हमारे लिए समय निकाला उसके लिए धन्यवाद। हाँ, आपको भी धन्यवाद। सत्य आमला से जुड़े रहें और हर दिन एक नए मुद्दे पर आप तक बातें पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।